ठगों का नाम हर किसी ने सुन रखा है और इनसे जुड़े बहुत से लेजेंड्स हैं, लेकिन इन ठगों की असल कहानी क्या है? ये लोग असैसिन थे या कोई कल्ट? क्या ये कोई सीक्रेट सोसाइटी थी या फिर महज गैंग रॉबर्स? इनकी कहानी में रियलिटी कहां खत्म होती है और फिक्शन कहां शुरू होता है? हिंदुस्तान के इन ठगों की वो कहानी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, जानिए इस वीडियो में। ठग का लफ्ज शायद दुनिया की हर जुबान में मौजूद है। किसी को ठग लेने का मतलब सभी जानते हैं। इसे किसी की चालाकी या होशियारी को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बज़ाहिर ये एक माइल्ड सा वर्ड है, लेकिन ये लफ्ज जहां से आया इसके पीछे एक खौफनाक कहानी है। ये लफ्ज एक ऐसे ग्रोह से जुड़ा था जिसे हिंदुस्तान की पहली और सबसे बड़ी सीक्रेट सोसाइटी या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट कहा जा सकता है। ये एक ऐसा खतरनाक कल्ट था जिसने न सिर्फ यहाँ के लोगों को टेरराइज किया, बल्कि उस वक्त यहाँ कंपनी सरकार को नए कवानीन लाने पर मजबूर किया। ये महज हाईवे रॉबर्स नहीं थे, बल्कि ट्रेंड असैसिन्स थे। इन ठगों के बारे में कहा जाता है कि इनसे बरे-सगीर के राजे महाराजे भी खौफ खाते थे। इनसे जुड़े बहुत से लेजेंड्स हैं। ये कहाँ से आए थे, मुसलमान थे या हिंदू? इनका तरीका वारदात क्या था और क्या वाकई इनकी कहानियां हकीकत थी या फिर महज कोई अफसाने? ये इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसे तो ठगी का लफ्ज मुसाफिरों को लूटने से जुड़ा था, लेकिन यह काम डकैती या राहज़नी से मुख्तलिफ होता था, जिसमें यूज ऑफ फोर्स के जरिए काफिलों और मुसाफिरों को लूट लिया जाता था और लोगों को मार दिया जाता था। ठगी इसके मुकाबले में एक आर्ट, प्रोफेशन और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था जो मुख्तलिफ ग्रोह मिलकर करते थे। ये ठग भेस बदल कर मुसाफिरों को बहला फुसला कर पहले इनका एतमाद हासिल करते, फिर इन्हें लूट लेते थे और एक फंदा इस्तेमाल करके इन्हें मार भी देते थे। कॉलोनियल रिकॉर्ड के मुताबिक इनकी 5 खुसूसियात थी। एक तो ये कि ये फंदा इस्तेमाल करते थे, फिर ये सीक्रेट थे, इनके बाकायदा ग्रुप्स थे, ये रवायती थे और फिर बहुत मजहबी भी होते थे। ठग बरे-सगीर की तारीख में कई सदियां मौजूद रहे। एक चाइनीज ट्रेवलर हुआन सांग जो 7th सेंचुरी में हिंदुस्तान आया, उसने भी काली देवी के फॉलोअर्स के एक गैंग के हाथों बमुश्किल अपने बचने का जिक्र किया। 13th और 14th सेंचुरी की तारीख फिरोज शाही के राइटर ज़ियाउद्दीन बनी ने भी इनका जिक्र किया। ज़ियाउद्दीन बनी ने लिखा है कि कुछ ठग शहर में गिरफ्तार किए गए। इन 1000 से ज्यादा ठगों में से ही एक ने इन्हें गिरफ्तार करवाया था। सुल्तान जलालुद्दीन ने उनमें से एक को भी कत्ल नहीं किया और सबको हुक्म दिया कि कश्तियों में सवार करके इनको बंगाल की तरफ लखनौती के इलाके में जाकर छोड़ दिया जाए, ताकि ये ठग मजबूरन लखनौती के इलाके में ही पड़े रहें और फिर वापस इस तरफ ना आ सके। इब्न बतूता जब यहाँ आया तो उसका भी इनसे सामना हुआ। सिखों की मुकद्दस ट्रेडिशन जन्म साखियों में भी इनका जिक्र है। एक इंग्लिश राइटर और ट्रैवलर निकोलस विथिंगटन ने 1612 और 14 में जब हिंदुस्तान का सफर किया तो उसने भी इनके बारे में लिखा। एक फ्रेंच ट्रैवलर जीन डी थेवेनॉ ने 1665 के अपने अकाउंट्स में इन ठगों का जिक्र किया है जो अपने शिकार के लिए एक फंदा इस्तेमाल करते थे। इंग्लिश डॉक्टर जॉन फ्रायर ने 1675 में सूरत में ऐसे ही डकैतों का जिक्र किया जिन्हें मुगलों की तरफ से फांसी दी गई। 1672 में औरंगजेब के जमाने का एक फरमान भी है जिसमें इनके लिए लफ्ज फांसी गर इस्तेमाल किया गया। औरंगजेब का यह फरमान गुजरात के दरबार के लिए था जिसमें इनको फांसी देने का हुक्म था। ठगों के ओरिजिन के हवाले से एक रवायत जुड़ी है जो मिथोलॉजिकल भी है। कहा जाता है कि पुराने जमाने में एक राक्षस ने दुनिया पर कब्जा कर लिया और वो तमाम इंसानों को जो पैदा होते थे खा जाता था। इसके नतीजे में दुनिया से आबादी खत्म होना शुरू हो गई। आखिरकार काली देवी इंसानों को बचाने के लिए आगे आई। उसने इस पर हमला करके इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, मगर हुआ ये कि उस राक्षस के खून के हर कतरे से एक एक और राक्षस पैदा हो गया। देवी इनको मारती रही, लेकिन खून के कतरों से राक्षसों की तादाद बढ़ती रही, यहाँ तक कि उनकी तादाद में खौफनाक हद तक इजाफा हो गया। देवी ने सोचा कि इन्हें मारने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना चाहिए, इसलिए देवी ने अपने पसीने से 2 आदमियों को पैदा किया और उन्हें रुमाल दिए ताकि वो इन राक्षसों का खून बहाए बगैर रुमाल से गला घूंट कर इनको मार डालें।
हुक्म की तामील हुई और इन तमाम राक्षसों को यूं गला घूंटकर मार दिया गया। इसके बाद इन दोनों ने अपने रुमाल देवी को वापस करने चाहे, लेकिन देवी ने वो रुमाल वापस लेने से इनकार कर दिया और दोनों से कहा कि इन रुमालों को वो अपने शानदार कारनामे की याद में अपने पास रखें, बल्कि इनको इस्तेमाल करके ठगी के पेशे को अपना लें ताकि उनकी आने वाली नस्लें ग्रो कर सकें। इसी रवायत की वजह से बहुत से रिलीजियस मिथ भी बन गए कि अगर किसी ने ठगों को कानून के हवाले किया और फिर इत्तेफाक से वो खुद किसी बीमारी में मुब्तला होकर मर गया या फिर किसी बीमारी की वजह से उसके खानदान के कुछ लोग मर गए या बीमार पड़ गए, तो उसे काली माता का इंतकाम ही समझा जाता था। इनके ओरिजिन के हवाले से और भी बहुत सी थियरीज हैं। कुछ हिस्टोरियंस का ख्याल है कि इनका आगाज दिल्ली के आसपास के इलाकों से हुआ था। एक थियरी ये भी है कि ये मुगलों से भागे हुए आउटलॉज थे जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर के एक पसंदीदा गुलाम को मार डाला था। एक रवायत ये भी है कि इन ठगों को लगता था कि ये अलेक्जेंडर के जमाने में भी मौजूद थे। एक ख्याल ये है कि ये लोग कंजर जाति से थे जिन्हें अंग्रेजों ने बाद में क्रिमिनल ट्राइब की लिस्ट में भी शामिल किया। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर डोनाल्ड फ्रायर मैक्लियोड, जिन्होंने इनके खिलाफ कार्रवाइयां भी की, उनका कहना था कि ये ओरिजिनली मुसलमान थे लेकिन ये काली देवी या भवानी के भगत थे। जब ये दिल्ली गए तो इनमें मुख्तलिफ कबाइल के और लोग भी शामिल हो गए थे। इन ट्राइब्स की तादाद 84 थी और फिर ये तमाम क्रिमिनल ट्राइब्स में भी शामिल थे। क्रिमिनल ट्राइब एक कैटेगरी थी जो अंग्रेज सरकार ने बरसगीर में रहने वाली कौमों के लिए इंट्रोड्यूस की थी। ये क्रिमिनल ट्राइब कौन कौन से थे, इस हवाले से मैं एक डिटेल्ड वीडियो कर चुका हूँ। अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठगों के इन गिरोहों में हिंदू भी थे और मुसलमान भी। वैसे तो ये लोग मजहबी तौर पर अपनी अपनी जगह पर पक्के हिंदू या पक्के मुसलमान थे, लेकिन जैसे ही ठग बरादरी में आ जाते तो वो काली माता के भगत हो जाते। फ्रांसिस टक्कर ने अपनी किताब येलो स्कार्फ में लिखा है कि हिंदुओं और मुसलमानों की मुश्किल से ही आपस में कभी बनती थी, लेकिन ठगों की इस पूरी कहानी में दिलचस्प बात यह है कि इसमें बरादरी के तमाम लोग, चाहे वो मुसलमान हों या हिंदू, उन तमाम रसूमात को इख्तियार कर लेते जो देवी के लिए अदा की जाती। इसी तरह ठग बरादरी में तमाम हिंदू ममनुआत की भी खिलाफ वर्जी की जाती रही। इन ठगों को मौजूदा शोहरत तब मिली जब अंग्रेज सरकार का इनसे सामना हुआ और ये 19th सेंचुरी के शुरू की बात है। दिल्ली उस वक्त अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था और वो आसपास के इलाकों में पैसों की कलेक्शन और बिजनेस बढ़ाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना चाहते थे। एक सदी से जारी मुगल डिक्लाइन और जंगों की वजह से लॉ एंड ऑर्डर के हालात बहुत खराब हो चुके थे। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या अथॉरिटी नहीं थी जो उन्हें कंट्रोल करती। इसी वजह से शहरों से बाहर इलाके गैर महफूज हो गए थे। डकैती और राहजनी तो थी ही, लेकिन इन हालात ने ठगी के काम को और इसके नेटवर्क को भी इसकी पीक पर पहुंचा दिया जो पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका था। जिन ठगों से अंग्रेजों का पाला पड़ा था वो कोई मामूली लोग नहीं थे। इस हवाले से मेन सोर्स और मालूमात जिस किताब में मिलती हैं वो 1839 में शाये होने वाली किताब कन्फेशंस ऑफ ए ठग है, जो एक पुलिस सुपरिटेंडेंट फिलिप मेडोज टेलर ने लिखी थी। असल में ये किताब एक तरह से उन्होंने सिर्फ पेन की थी, क्योंकि असल में ये एक प्रोफेशनल ठग का कन्फेशन था जो 550 सफ़हात का था। ये कन्फेशन ठगों के एक लेजेंडरी सरदार अमीर अली खान ने उस वक्त किया था जब वो जेल में था। बीबीसी के एक आर्टिकल में लिखा है कि फिलिप टेलर ने अमीर अली खान से जेल में कई दिनों तक बात की। टेलर का कहना था कि ठगों के सरदार ने जो कुछ बताया उसे वो लफ्ज ब लफ्ज लिखता गया। अमीर अली खान की ये कन्फेशनल स्टेटमेंट इतनी डिटेल्ड और इंटरेस्टिंग थी कि ये एक नॉवल बन गया और जैसे ही ये पब्लिश हुआ इसने धूम मचा दी। टेलर का कहना है कि अमीर अली खान जैसे सैकड़ों सरदार थे जिनकी सरपरस्ती में ठगी का नेटवर्क चल रहा था। अमीर अली खान से जब टेलर ने पूछा कि तुमने कितने लोगों को मारा है, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि साहब वो तो मैं पकड़ा गया, नहीं तो 1000 पार कर लेता। आप लोगों ने 719 पर ही रोक दिया। टेलर ने अपनी इस किताब में यह भी लिखा कि अवध से लेकर दक्कन तक ठगों का जाल फैला हुआ था। उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो बहुत खुफिया तरीके से काम करते थे। उन्हें आम लोगों से अलग करने का कोई तरीका समझ ही नहीं आता था। इन ठगों के बारे में सबसे डिटेल्ड काम मेजर जनरल हेनरी विलियम स्लीमैन का था, जिसने इन पर सबसे पहले 1830 में एक आर्टिकल लिखा और फिर 3 किताबें लिखी।
ठगों के लिए अंग्रेजों ने सीक्रेट कल्ट, हाईवे रॉबर्स और मैस मर्डरर जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया। इनको बहुत डिटेल के साथ स्टडी किया जाने लगा और सामने आने वाले इंकशाफात हैरानकुन थे। ये अपने काम को एक आर्ट की तरह ट्रीट करते थे, जिसमें एक बाकायदा वर्क प्लान होता था। इनके कुछ असूल थे और उनको ये रिलीजियसली फॉलो करते थे। इनकी अपनी एक अलग खुफिया जुबान थी जिसमें वो आपस में बात करते थे। ये हर काम मुहूर्त देख कर करते थे और सिर्फ शुभ मुहूर्त या अच्छा मुहूर्त देखकर ही अपने काम पर निकलते थे। इसे जताई पर जाना कहा जाता था। ठगी का सीजन आमतौर पर दुर्गा पूजा से लेकर होली के दरमियान होता था। इसके अलावा बाकी मौसमों में गर्मियों और बारिशों की वजह से लोग सफर कम करते थे, इसलिए काम करना मुश्किल होता था। ज्यादातर ठग गिरोह काली देवी की पूजा करते थे। इसके अलावा ये बहुत सुपरस्टिशियस भी होते थे। उल्लू के बोलने, कव्वे के उड़ने, मोर के चिल्लाने, लोमड़ी के दिखाई देने जैसी हर चीज का वो अपने हिसाब से मतलब निकालते थे। ये तीतर हिरन को अच्छा शगुन समझते, जबकि अगर उनके सामने भेड़िया रास्ता पार कर लेता तो वो इसे बुरा समझते थे। जताई पर जाने से 7 दिन पहले साता शुरू हो जाता था। इस दौरान ठग अपने खाने पीने, सोने उठने और नहाने और शेव वगैरह के मामले में भी एक स्ट्रिक्ट स्केड्यूल को फॉलो करते थे। साता के दौरान बाहर के लोगों से मेल जोल, किसी और को बुलाना या उसके घर जाना नहीं हो सकता था। इस दौरान कोई खैरात नहीं दी जाती थी, यहाँ तक कि कुत्ते बिल्ली जैसे जानवरों को भी खाना नहीं दिया जाता था। ये सब काम फिर जताई से फारिग होकर वापस आने के बाद किए जाते थे। गिरोह के किसी ठग के घर में कोई पैदाइश या फौतगी होने पर 10 दिनों के लिए, पालतू जानवरों की मौत पर 3 दिन के लिए और इसी तरह जन्म होने पर 7 दिन के लिए या तो पूरा गिरोह रुक जाता था या वो अकेला ठग काम पर नहीं जाता था जिसके खानदान में ऐसा वाकया हुआ होता। जताई पर निकलने वाले ठगों का गिरोह 20 से 50 ठगों का होता था। वो आमतौर पर 3 पार्टियों में चलते थे, एक पीछे, एक दरमियान में और एक आगे। इन तीनों पार्टियों के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए हर टोली में 1-2 लोग थे जो एक कड़ी का काम करते थे। वो अपनी चाल तेज या धीमी करके आगे होते या फिर पीछे वालों के साथ आ सकते थे। ये ठग भेष बदलने में भी खासे माहिर थे। ज्यादातर ठग कई जुबानें, गाना बजाना, भजन, नात, कव्वाली और हिंदू मुसलमान दोनों मज़ाहिब के तौर तरीके अच्छी तरह से जानते थे। वो ज़रूरत के मुताबिक यात्री, बाराती, मज़ार के ज़ायरीन या जनाजा पढ़ाने और उठाने वाले बन जाते थे। मुख्तलिफ रूप धारने के लिए अपने साथ ज़रूरत का हर सामान रखते। गरीब चरवाहे से लेकर मालदार जिम्मेदार तक का भेष बदलने के लिए सामान उनके पास रेडी होता था। एक ही रास्ते में वो कई बार अपना रूप बदल लेते थे, लेकिन यह काम बहुत पेशेंस का होता था। वो अपने विक्टिम को जरा सा भी पता नहीं लगने देते थे। कई बार तो लोग ठगों के डर से असली ठगों को शरीफ समझकर उनके चुंगल में आ जाते थे। फिलिप मेडोज टेलर की किताब कन्फेशंस ऑफ ए ठग में अमीर अली ने बताया कि कैसे वो बड़े सेठों और मालदार लोगों से कभी किसी नवाब के सुपा सालार की तरह मिलता था, कभी मौलवी की तरह, तो कभी यात्री का रूप धार कर पंडित की तरह। ये ठग अपनी इंटेलिजेंस भी भरपूर रखते थे। अबू बकर शेख ने डॉन में अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि वो अपने सफर पर जाने वाली टोली से मुतालिक पहले से मालूमात हासिल करते। मालूमात के लिए शहरों में उनके अपने सोर्सेज होते थे। फिर उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो रास्ते से मुतालिक प्लानिंग करते और बड़े सुकून से अपना ऑपरेशन मुकम्मल करते। अगर काफले के लोगों को उन पर शक हो जाता तो वो उनसे अलग हो जाते और दूसरी ठगों की टोली भेष बदलकर इसी काफले में शामिल हो जाती। इन ठगों के लिए रिचुअल्स भी बहुत अहम होते थे। इनका शिकार होने वाले लोगों की कब्र जिस कुदाल से खोदी जाती थी उसे कस्सी कहा जाता था। कस्सी सबसे ज्यादा अहमियत की चीज थी। उर्दू और हिंदी में लिखे गए नावल कई चांद थे सरे आसमां में शम्सुर रहमान फारूकी ने कस्सी की पूजा का तरीका बयान किया है। उन्होंने लिखा है कि एक साफ सुथरी जगह पर थाली में पानी से कुदाली या कस्सी को धो दिया जाता था। फिर पूजा का तरीकाकार जानने वाला ठग दरमियान में बैठता, बाकी ठग नहा धोकर इसके चारों तरफ बैठ जाते। कदाली को पहले गुड़ के शरबत, फिर दही के शरबत और आखिर में शराब से नहलाया जाता। फिर तिल और फूल से इसकी पूजा की जाती। कदाली की नोक पर सिंदूर से 7 टीके लगाए जाते। इस कुदाली से एक नारियल फोड़ा जाता। नारियल फूटने पर सभी ठग, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जय देवी माई की बोलते। ये ठग अपने काम को एक अकीदे के तौर पर करते थे। एक खास बात यह थी कि ठगों का यकीन था कि अगर वो रूल्स फॉलो करेंगे तो देवी की उन पर मेहरबानी रहेगी। पहला असूल यह था कि किसी को मारते हुए
एक बूंद भी खून नहीं बहना चाहिए। दूसरा, किसी खातून या बच्चे को किसी हाल में नहीं मारा जाना चाहिए। तीसरा, जब तक माल मिलने की उम्मीद न हो किसी को बिल्कुल टारगेट नहीं किया जा सकता। अमीर अली खान ने बताया कि ठगों के काम बटे हुए थे। गिरोह के सबसे समझदार लोग और लोगों को बातों में फंसाने वाले सूठा थे, जो विक्टिम्स की ताक में सरायों के आसपास मंडलाते थे। वो आने जाने वालों की टो लेते थे, फिर उनके माल असबाब और हैसियत का अंदाजा लगाकर उन्हें अपने जाल में फंसाते थे। बीबीसी के आर्टिकल में लिखा है कि अमीर अली खान के गिरोह का सूठा गोपाल था, जो बहुत होशियारी से अपना काम करता था। शिकार की पहचान करने के बाद कुछ लोग इसके पीछे, कुछ आगे और कुछ सबसे आगे चलते थे। रास्ते में धीरे धीरे ठगों की तादाद बढ़ती जाती, लेकिन वो ऐसा जाहिर करते जैसे एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। अपने ही लोगों को जत्थे में शामिल होने से रोकने का नाटक या ड्रामा भी करते ताकि शक ना हो। अमीर अली खान ने टेलर को बताया कि कई बार तो हफ्ता 10 दिन तक सही मौके का इंतजार किया जाता था। अगर किसी गड़बड़ का अंदेशा होता तो वारदात टाल दी जाती थी। सबसे आगे चलने वाले दस्ते में बेल यानी कब्र तैयार करने वाले लोग होते थे। उन्हें दरमियान वाले दस्ते में से कड़ी का काम करने वाला बता देता था कि कितने लोगों के लिए कब्र बनानी है। पीछे वाला दस्ता नजर रखता था कि कोई खतरा तो उनकी तरफ नहीं आ रहा। आखिर में तीनों बहुत पास पास आ जाते, लेकिन इसकी खबर शिकार को नहीं होती थी। कई दिन गुजरने के बाद जब शिकार यानी मुसाफिर इजी हो जाते और ठगों को जगह भी मुनासिब नजर आती, तब गिरोह अपनी कार्रवाई शुरू करने के लिए पहले से तयशुदा एक इशारा देता था, जो कि एक फर्जी नाम होता था। अमीर अली खान ने अपने बयान में बताया कि इसके लिए सरमस्त खान, लुद्दन खान, सरबुलंद खान, हरी राम या जय गोपाल जैसे नामों का इस्तेमाल होता था। ये पहला इशारा होता था कि अब कार्रवाई होने वाली है। इसके बाद ठगों में से सबसे सोफिस्टिकेटेड ग्रुप की बारी आती थी, जिन्हें भतौट या भतौटी कहा जाता था। इनका काम रुमाल में सिक्का बांधकर बनाए गए गांठ से शिकार का गला घूंटना होता था। हर एक शिकार के पीछे एक भतौट होता था। पूरा काम एक साथ 2-3 मिनट में होता था। इसके लिए ठग अपने अपने ग्रुप लीडर की झरनी का इंतजार करते थे। झरनी एक लास्ट सिग्नल होता था कि अपने आगे खड़े या बैठे शिकार के गले में फंदा डालकर खींच दिया जाए। अमीर अली खान ने एक झटके में 12 से 15 लोगों का काम तमाम करने का अमल भी बेहद आसानी से किया। उसने टेलर को बताया कि इशारा या झरनी आमतौर पर तंबाकू खा लो और हुक्का पिलाओ या गाना सुनाओ जैसा छोटा वाकया होता था। फिर फौरन ही भतौट शिकार के गले में फंदा डाल देते थे और 2-3 मिनट में आदमी जान दे देता था। इसके बाद लाशों से कीमती सामान हटाकर उन्हें पहले से खोदी हुई कब्रों में इस तरह से डाला जाता था कि एक के सर की तरफ दूसरे का पैर हो, ताकि ज्यादा लोग उसमें आ सकें। इसके बाद जगह को हमवार करके उसके ऊपर कांटेदार झाड़ियां जो पहले से तैयार रखी होती थी वो बिछा दी जाती थी, ताकि जंगली जानवर कब्र को खोदने की कोशिश न करें। इस तरह पूरा काफिला हमेशा के लिए गायब हो जाता था और कार्रवाई के बाद ठग भी। कुछ ठग अपनी वारदातों के लिए रुमाल या फंदे के अलावा छुरियां या जहर भी इस्तेमाल करते थे। जहर देने के लिए ये एक खास बूटी इस्तेमाल करते थे, जिसे धतूरा या दतूरा मेटल कहा जाता है। अपने इस काम के अलावा ये ठग एक नॉर्मल शख्स की तरह जिंदगी गुजारते थे। अमीर अली खान ने अपने बयान में बताया कि वो उत्तर प्रदेश में अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता था। ज्यादातर लोग उसे मुसलमान, जिम्मेदार या सौदागर समझते थे। साल के 7-8 महीने वो घर पर रहता और सही वक्त पर पूजा करने 4 महीने के लिए जताई पर निकल जाता। मेजर जनरल स्लीमैन का कहना था कि इन ठगों में ऊंचे रुतबे वाले शेख से लेकर खाना बदोश मुसलमान और हर जात के हिंदू मुसलमान शामिल थे। ये बहुत सीक्रेट रहते थे और बहुत कम लोग जानते थे कि कौन असल ठग है। अमीर अली खान के मुताबिक कई छोटे बड़े जिम्मेदार और नवाब ठगों से नजराना या कमीशन वसूल करते थे और मुसीबत के वक्त उन्हें पनाह भी देते थे, लेकिन अंग्रेजों को इसका पता नहीं चलने देते थे। इसी तरह कई जिम्मेदारों ने ठगों को अपनी कुछ जमीन इस्तेमाल करने की छूट दे रखी थी, जिनमें वो इज्तिमाई कब्रें खोदते थे। इसके बदले उन्हें ठगों से हिस्सा मिलता था। इसी तरह हर जगह ठगों के मुखबर और उनके मददगार मौजूद होते थे। मदद करने वाले इन लोगों को कई बार पता भी नहीं होता था कि वो किसका साथ दे रहे हैं। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था और फिर क्राइम और टेरर का एक नेक्सस भी था। ये मुश्किलात अंग्रेजों को भी उस वक्त आई जब वो इनके खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे थे। ये पता ही नहीं चलता था कि कौन ठग है और कौन नहीं। ठगों का कोई बहुत बड़ा ग्रुप नहीं था या फिर ये किसी सेंट्रल कमांड के अंडर नहीं थे।
ये छोटे छोटे गैंग्स की तरह अपने अपने इलाकों में ऑपरेट करते हैं। ये एक ब्रदरहुड जरूर थी। कई दफा उन्हें इनके इलाकों से पहचाना जाता था और इनका तरीका वारदात भी अक्सर इनके इलाकों पर डिपेंड करता था। ठगों के लीडर भी पढ़े लिखे और मोअज़्ज़िज़ लगने वाले लोग होते थे और उनको जमादार कहा जाता था। कई ठग तो जरूरत के तहत इस काम में आ गए थे, लेकिन इनमें से अक्सर खानदानी ठग थे जिन्हें असील ठग कहा जाता था। ठगों में खवातीन भी थी, लेकिन इनकी तादाद कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। एक फीमेल ट्रैवलर फैनी पार्क्स ने 1840 में एक किताब लिखी थी, वॉन्डरिंग ऑफ ए पिलग्रिम इन सर्च ऑफ द पिक्चरेस्क। इसमें उसने इन ठगों से मुतालिक लिखा कि वो ठग जो बुढ़ापे की वजह से दूसरों के साथ नहीं जा सकते थे, उनके शागिर्द जिन्होंने उनसे रुमाल इस्तेमाल करना सीखा होता था, वो माली तौर पर उनकी मदद करते थे। कहते हैं इनका सालाना मेला भी लगता था जो मिर्जापुर से चंद मील दूर बारिशों के मौसम में लगता रहा। इस मेले में पूरे हिंदुस्तान से ठग और लुटेरे जमा होते थे। जब वो इस मेले के लिए सफर करते तो कोई जुर्म नहीं करते थे। फैनी पार्क्स ने अपनी किताब में इनकी कॉमरेडशिप का भी जिक्र किया है, जिसका अंदाजा एक वाक़े से लगाया जा सकता है। इसमें एक खत जो कि गवर्नमेंट गजट में छपा, उसका हवाला देकर उसने लिखा है कि 11 ठगों को जिनको भैलसा के करीब से गिरफ्तार किया गया था, उनको फांसी दी जानी थी। उन पर 35 मुसाफिरों को मारने का इल्जाम था, जिनकी लाशें भोपाल और सागर के रास्ते में मुख्तलिफ जगहों पर मिली थी। इस जुर्म की सजा के तौर पर गवर्नर जनरल के एजेंट मिस्टर स्मिथ ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी थी। जैसे ही इन 11 आदमियों को जेल से बाहर लाया गया तो वो लोग फूलों के हार पहने हुए थे और बड़े सुकून और इत्मीनान से फांसी के तख्ते पर आए। इनके चेहरों पर किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी। जब उन्हें फांसी के फंदे के सामने एक एक करके खड़ा किया गया तो उनके चेहरों पर खुशी आ गई और सबने मिलकर हाथ बुलंद किए और ये नारे लगाए, बंदा चल की जय, भवानी की जय। इनमें 4 मुसलमान, 1 ब्राह्मण और दूसरे राजपूत या मुख्तलिफ हिंदू जातों वाले थे, मगर सबका नारा एक ही था। इसके बाद वो फांसी के तख्ते पर गए और अपने हाथों से फांसी के फंदे गले में डालकर एक बार फिर भवानी का नारा बुलंद किया। टेलर ने अपनी किताब में लिखा है कि अमीर अली खान को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। दूसरा, सभी ठगों के बारे में भी मेजर जनरल स्लीमन ने लिखा कि वो मानते ही नहीं थे कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। इन ठगों में कुछ बड़े लेजेंड्स थे, जिनमें अमीर अली के अलावा रमजान, फतेह खान, बैरागी, गनीशा और बहराम ठग शामिल थे। बहराम ठग के बारे में कहा जाता है कि उसने 40 साल की उम्र में 931 मुसाफिरों को गला घूंट कर मार दिया था और कैद के दौरान एक सवाल के जवाब में उसने ये भी कहा था कि इसके अलावा भी वारदातें हैं। आखिर मैंने गिनती करना छोड़ दी। इंटरेस्टिंगली, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक बहराम के पास इस क्राइम का रिकॉर्ड भी है। अमीर अली ठग ने 719 लोगों को गला घूंट कर मारा था। इस क्राइम के स्केल का अंदाजा इस बात से लगाएं कि 1830 में 1000 से ज्यादा ठग अपने इस काम में मसरूफ थे और एक साल में अंदाजन 30,000 लोगों को मार देते थे। किसी को मालूम नहीं कि इन ठगों के असल विक्टिम्स की तादाद क्या थी। इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन कहा जाता है कि अगर गुजरे तमाम सालों का हिसाब लगाया जाए तो ये शायद मिलियंस में हो। फिलिप मेडोज टेलर ने लिखा है कि वो मंसूर में सुपरिटेंडेंट था। जब उसने एक वादा माफ सरकारी गवाह बने एक ठग की निशानदेही पर जमीन खोदना शुरू की तो इतनी इज्तमाई कब्रें मिली तो उसने परेशान होकर खुदाई करना ही बंद कर दी। जब अंग्रेज यहाँ आए तो उन्हें इस तरह के केसेस का पता चलने लगा। ये सूरत हाल अंग्रेज सरकार के लिए इंतहाई परेशान कुन थी। इस मकसद के लिए गवर्नर जनरल ने विलियम हेनरी स्लीमन को ठगी के खात्मे के लिए मुकर्रर किया। स्लीमन को अंदाजा हुआ कि इन ठगों को सिर्फ काउंटर इंटेलिजेंस से ही तोड़ा जा सकता है। ऐसे में सैयद अमीर अली जैसे ठग का पकड़े जाना इनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी साबित हुआ, जो सुल्तानी गवाह बनने के लिए तैयार हो गया। अमीर अली को स्लीमन ने ही गिरफ्तार किया था। ये ठग पकड़े जाने लगे और इनके पोल खुलने लगे। 1835 में ब्रिटिश सरकार ने ठगी और डकैती के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया और विलियम हेनरी स्लीमन को इसका सुपरिटेंडेंट बना दिया गया। इनके खात्मे के लिए एक स्पेशल कानून ठगी एक्ट 1836 भी लाया गया। महकमे ने सबसे पहले इनका डेटाबेस बनाना शुरू किया। ये इन ठगों के लिए एक बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि अगर कोई पकड़ा जाता तो उसका नाम रिकॉर्ड में आ जाता, फिंगर प्रिंटिंग होती और फिर अगर वो दोबारा किसी शक या जुर्म में पकड़ा जाता तो उसका बचना बड़ा मुश्किल होता था। जो ठग पकड़े जाते थे उनको इन्फॉर्मेंट बनाने की कोशिश भी की जाती थी। फिर कन्विक्शंस भी बहुत की गई। सही या गलत जो भी काबू आया और जिस पर हल्का सा भी शक था बस उसे लटका दिया गया। 1831 से 1837 तक
30,000 ठगों पर मुकदमा चलाकर उन्हें सजा दी गई। इनमें से अक्सर को फांसी की सजा हुई। कहते हैं स्लीमैन ने 1400 ठगों को या तो एग्जीक्यूट करवाया या फिर एग्जाइल। ठगों से निपटने के लिए बनाए गए डिपार्टमेंट के एक सुपरिटेंडेंट कैप्टन रेनॉल्ड्स ने 1831 से 1837 के दरमियान ठगों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों की तफसीलात भी लिखी। इस ब्यूरो के मुताबिक पकड़े जाने वाले लोगों में से 1059 लोगों का जुर्म पूरी तरह साबित नहीं हो सका और उन्हें मलेशिया के पास एक जजीरे पेनांग पर ले जाकर छोड़ दिया गया ताकि वो दोबारा वारदात ना कर सके। इसके अलावा 412 को फांसी दी गई और 87 को उम्र कैद की सजा हुई। बहरहाल हिंदुस्तान में ठगों की कमर तोड़ने का क्रेडिट मेजर जनरल विलियम हेनरी स्लीमैन को ही दिया जाता है, जिन्हें अंग्रेज हुकूमत ने बाद में सर के खिताब से भी नवाजा। ठगी हिंदुस्तान से तकरीबन 1870 तक खत्म हो चुकी थी। ठग या तो लटका दिए गए या फिर जेल में थे और बच जाने वाले ये काम छोड़ गए या ऑन द रन रहे। ब्रिटिश सरकार के इन इक़दामात को आम लोगों की हिमायत हासिल थी। ये ठगी डिपार्टमेंट 1904 तक कायम रहा, फिर इसे सेंट्रल क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कर दिया गया जो CTD कहलाता है और अब भी मौजूद है। एक ख्याल ये भी है कि अंग्रेज सरकार उस वक्त शहरों के दरमियान रास्तों और जंगलों के इलाके को क्लियर करा रही थी। ये एक तरह से एक्सपेंशन ही थी जो वो यहाँ के वसाइल को इकट्ठा करने के लिए करना चाहते थे। ये ठग इन जंगलों के नेटिव थे और शहरों से बाहर इन इलाकों में रहते थे। ये छोटे ग्रुप्स या कबीले इस कंपनी राज की राह और कंट्रोल में रुकावट थे, इसलिए इनके हवाले से खौफनाक किस्म की कहानियां घड़ी गईं। उनके पास अपना कोई डिफेंस नहीं था। क्रिमिनल ट्राइब्स की तरह इन्हें भी जराइम पेशा करार देकर एक तरह से इन इलाकों को क्लियर कराने के लिए जवाब घड़ा गया। अंग्रेजों के लिए ऐसा करना आसान था, एक कानून लाना था और बस इनकी पकड़ धकड़ शुरू। राजीव मल्होत्रा और अरविंदन नीलाकुंदन के मुताबिक ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा ही किया। ठगों के हवाले से ये नैरेटिव एक कॉलोनियल नैरेटिव था। कुछ मॉडर्न राइटर्स ने इन्हें इंग्लिश ऑथर्स की इमेजिनेशन भी कहा है। स्लीमैन का ये कहना था कि इनमें से बहुत से सिपाही थे जो अब अंग्रेजों के इक़्तिदार में आने के बाद जंगें कम होने पर बेरोजगार हो गए थे। हिस्टोरियन किम वैगनर का भी ऐसा ही सोचना है। वक्त गुजरा तो ठग फोकलोर का हिस्सा बन गए। इनके हवाले से कहानियां ज्यादा सेंसेशनल हो गई या बना दी गई। नावल लिखे जाने लगे। कोई कुछ भी कहता रहा, ठग तो अब थे नहीं जो उनकी दुरुस्तगी करते। बेशुमार नावल्स, अफसानों और फिल्मों में इन ठगों का जिक्र होता रहा। किसी ने इनको चालाक और मक्कार दुश्मन के तौर पर दिखाया तो किसी ने इन्हें हिंदुस्तान की आज़ादी का हीरो बना दिया। ठग एक हकीकत थे, लेकिन क्या थे ये डिबेटेबल है। क्या ये कोई कल्ट था, सीक्रेट सोसाइटी थी, या फिर कोई गैंग, या फिर ये महज असैसिन्स थे? मोस्टली राइटर्स का इस बात पर एग्रीमेंट है कि ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी, क्योंकि इनकी एक रिलीजियस और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी थी। ये सीक्रेट सोसाइटी वाले ठग तो चले गए, लेकिन बहुत से सोसाइटी के सीक्रेट ठग हमारे दरमियान अब भी मौजूद हैं। ये भेस बदलते हैं, बहला फुसला कर एतमाद हासिल करते हैं और बस हमें लूट लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।